सो हेलो गाइस, आज की मूवी में हम बात करेंगे एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में, या कह लो एक लापता मिस्ट्री के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और ये मूवी कमाल की होने वाली है। और हाँ, इस कहानी में कई सारे लोग हैं जो किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। मूवी में एक लड़का होता है मिकी, उसके डैड मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे डैड मरे नहीं है और वो जिंदा है। हमें इस वीडियो में देखना है क्या मिकी उस ओल्ड लेडी से फिर से मिल पाएगा और अपने मरे हुए डैड के बारे में जान पाएगा। ये जानने के लिए वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को पूरी देखना। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है, तो मैं आज 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कहानी पूरी समझ में आए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम ब्रैड को देखते हैं जो फोन में किसी से बात कर रहा होता है। वहाँ उसका बेटा मिकी भी था और उसकी वाइफ भी। वो तीनों बहुत खुश थे और उसी रात उन्हें कहीं जाना होता है और वो लोग अपनी कार से निकल जाते हैं। वो लोग कार में प्ले हो रहे सॉन्ग को भी बहुत एंजॉय कर रहे थे और मजे से जा रहे थे। तभी एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है जिससे तीनों घायल हो जाते हैं। मिकी देखता है कि ब्रैड की हालत बहुत ही खराब थी और उसकी मॉम भी बेहोश हो चुकी थी और वो खुद भी वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ब्रैड को ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे ले जाता है। इसके बाद हम 4 मंथ बाद वाला सीन देखते हैं। मिकी अपने आंटी के घर था और उसकी मॉम भी हॉस्पिटल में थी क्योंकि वो अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं आई थी, इसलिए शीरा को मिकी का ध्यान रखना था। लेकिन मिकी को अपनी आंटी बहुत अनोइंग लगती है और वो ठीक से भी बात नहीं करता था और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। उसे बाहर एक लड़का मिलता है, आर्थर, जो उसी के स्कूल में पढ़ता था। वो दोनों में बहुत बातचीत होती है और दोनों फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन मिकी उसके साथ स्कूल नहीं जाता है। इसके बाद मिकी को चलते चलते म्यूजिक सुनाई देती है और ये वही सॉन्ग था जो वो लोग कार में सुन रहे थे। तभी मिकी एक घर के पास आ जाता है जो किसी भूत बंगले की तरह लग रहा था और म्यूजिक की आवाज भी वहीं से आ रही थी। उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से अपने स्कूल आ जाता है। मिकी फिर से आर्थर से मिलता है और उसे उस शेल्टर होम के बारे में बताता है। आर्थर कहता है कि वहाँ एक बैट लेडी रहती है जो एक बीच है और रात में बाहर निकलती है और बच्चों को खा जाती है। वो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं रहता और वो घर खाली पड़ा है। इसके बाद वो दोनों स्कूल के हॉल में चले जाते हैं। तभी वहाँ ट्रॉय आता है जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। वो मिकी से फुटबॉल खेलने के लिए कह रहा था, लेकिन मिकी कहता है मैं अब नहीं खेलता और मैंने छोड़ दिया है। तभी वहाँ ट्रॉय की गर्लफ्रेंड रिचल और एशली आती है। एशली भी उस स्कूल में नई थी। तभी रिचल मिकी और एशली की फ्रेंडशिप करवा देती है। हम वहाँ एक गंजे आदमी को भी देखते हैं जो चुपके से एशली की फोटो क्लिक कर लेता है। मिकी और एशली दोनों साथ में थे। एशली अपने लॉकर में अपने सामान को रखती है। वो देखते है वहाँ किसी ने बटरफ्लाई ड्रॉ की है, लेकिन ये चीज एशली को अच्छी नहीं लगती और वो उस ड्राइंग पर एक हिप्पो का स्टिकर चिपका देती है। इसके बाद एशली मिकी से कहती है हम दोनों आज साथ में डिनर करने जाएंगे और मिकी इसके लिए हाँ कह देता है। फिर कुछ टाइम बाद हम एशली को देखते हैं जो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी हम उसके बैग में एक गन को देखते हैं। इस कहानी में कई सारे सीक्रेट्स थे जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद मिकी वापस अपने घर जाता है उसी रास्ते से और उसे फिर से वही म्यूजिक सुनाई देती है और फिर वो चुपके से शेल्टर होम के पास चला जाता है। वहाँ वही बैट लेडी आती है। वो मिकी को अच्छे से जानती थी और वो मिकी से कहती है मिकी तुम्हारे डैड जिंदा है, वो मरे नहीं है। लेकिन ये सुनकर मिकी हैरान था क्योंकि उसके डैड उसके आंखों के सामने मरे थे, इसलिए वो उससे बात करने जाता है। लेकिन तभी बैट लेडी तुरंत घर में चली जाती है। वो परेशान हो चुका था ये सुनकर। और उसी वक्त वहाँ पर एमा आती है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिकी उसे बैट लेडी के बारे में बताता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती और कहती है यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता, तुम्हें धोखा हुआ होगा। और वो भी वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ टाइम बाद वो इस बात को भुलाकर एशली से मिलने चला जाता है। वो एशली का बहुत वेट करता है, इवन उसे मैसेज भी करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता और काफी देर इंतजार करने के बाद वो वापस आ जाता है। वो शीरा से बदतमीजी से बात कर रहा था क्योंकि वो मिकी की मॉम को पसंद नहीं करती थी और उसी की वजह से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा और उन्हीं की वजह से उसके डैड मारे गए। तभी उसे फिर से बैट लेडी का ख्याल आता है और वहाँ जाकर जोर जोर से कहने लगता है बाहर आओ, बताओ क्या जानती हो तुम मेरे डैड के बारे में। लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता। तभी वहाँ ट्रॉय के डैड आ जाते हैं जो कि एक पुलिसमैन था। वो मिकी पर काफी चिल्लाता है। वो कहता है तुम ऐसे ही किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के पास आकर नहीं चिल्ला सकते। वो उससे उसके
बैकग्राउंड के बारे में पूछता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। और तभी वहाँ शीरा आ जाती है और ऑफिसर से बात करके उसे छुड़ा लेती है। शीरा कहती है तुम उस घर के पास क्यों गए थे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। शीरा उसे अपने भाई ब्रेड के बारे में बताती है कि जब वो छोटा था उसके पहले एक ब्रायन नाम का लड़का अचानक से गायब हो गया था और वो किसी को भी नहीं मिला। और फिर कुछ टाइम बाद कुछ बड़े बच्चों ने मिलकर ब्रेड को बुली किया और उस घर में भेज दिया। वो कहती है तुम्हारे डैड अंदर चले गए और दरवाजा अपने आप लॉक हो गया, लेकिन फिर काफी देर खटखटाने के बाद वो डोर खुल जाता है। वो बताते हैं कि वहाँ से वापस आने के बाद ब्रेड बदल चुका था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। दरअसल स्टार्टिंग सीन में हमने ब्रेड को किसी से फोन में बात करते हुए देखा था। वो शीरा से बात कर रहा था। वो कहता है अगर कभी भी हमें कुछ हो गया तो तुम मिकी का ध्यान रखना। और शायद शीरा को भी शेल्टर होम के बारे में पता होगा। खैर प्रेजेंट में आते हैं, हम मिकी को देखते हैं। वो अभी भी आश्ली को ही याद कर रहा था। तभी वहाँ ट्रॉय आकर उसे बुली करने लगता है। हाँ आई नो वो मूवी के फर्स्ट सीन में अच्छा लड़का था, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहता, रिमेम्बर दैट। तभी वहाँ आर्थर भी आ जाता है और टॉन्ट मारते हुए उसके दोस्त बक को कमजोर बोल देता है। ये देखकर उसके दोस्त बक को बहुत गुस्सा आता है और वो आर्थर को मारने वाला होता है कि मिकी उसके हाथ को मरोड़ देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद मिकी अपनी क्लास में चला जाता है जहाँ मिस फ्रीडमैन उन्हें हिस्ट्री में हुई घटना के बारे में पढ़ा रही थी कि कई साल पहले बहुत से घरों से कुछ लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देशों में भेज दिया जाता था, लेकिन उनमें एक और लड़की थी लिसो सोबेक जिसने सारी लड़कियों को बचाया था। और वो बताती है कि पता नहीं किसी ने लिसो सोबेक को गोली मार दी और ये कहा गया कि किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई, लेकिन लोगों का कहना है वो आज भी जिंदा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बाद मिकी रिचल से मिलता है और उसे बताता है कि आश्ली मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रही है और ना ही कॉल उठा रही है। तो रिचल रिप्लाई में कहती है शायद वो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती होगी इसलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन मिकी को ऐसा नहीं लग रहा था और उसे लगता है कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। इसके बाद हम ईमा को देखते हैं। वो अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ बक आकर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं थी। उसने ऑलरेडी उस चेयर पर चॉकलेट रखी हुई थी जिस पर बग बैठ चुका था और स्कूल के सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ मिकी आ जाता है और उसे देखकर बग चला जाता है। एमा मिकी से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिकी कहता है बस ऐसे ही, मैं यहाँ नया हूँ और अकेला हूँ। एमा कहती है मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत करना। वो कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा। वहाँ आर्थर भी आ जाता है। एमा मिकी से कहती है बाय द वे तुम उस घर के पास क्या कर रहे थे? तो इस बार वो कुछ नहीं कहता, बस मजाक में कहता है वहाँ एक आंटी थी जिसने मुझे हेलो किया और चली गई, बस और कुछ नहीं। लेकिन एमा को लगता है वो कुछ अलग बिहेव कर रहा है, इसलिए सेम नाइट एमा और आर्थर भी उस घर के पास आ जाते हैं। उन्हें पता था कि मिकी वहाँ जरूर जाएगा। इसके बाद वो सीरियसली उन्हें कहता है कि वहाँ एक औरत थी जिसके लंबे बाल थे। उसने मुझे बोला मेरे डैड जिंदा है। वो पता लगाना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला, इसलिए वो उस घर में जाना चाहता था। वो एमा और आर्थर से कहता है तुम लोग बाहर नजर रखो और मैं अंदर जाकर देखता हूँ। और वो अंदर चला जाता है। वो बैट लेडी को बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मिकी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वही सॉन्ग प्ले होने लगता है और मिकी को अपना पास्ट याद आता है। आर्थर कहता है जल्दी से वहाँ से निकलो, यहाँ कोई आ चुका है। वहाँ एक आदमी आया था जिसने सनग्लासेस लगा रखे थे। ये देखकर एमा आर्थर को किस करने लगती है और उस आदमी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे ही किसी को डिस्टर्ब करने के लिए? लेकिन वो आदमी कहता है चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और वो दोनों भाग जाते हैं। यहाँ मिकी को भी वही हिप्पो मिलता है जो आश्ली के पास था और वो हिप्पो को लेकर उनके पास आ जाता है। वो उन्हें आश्ली के बारे में बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस हिप्पो से उस घर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिकी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। वो कहता है आश्ली जरूर मुसीबत में है। वो उस गाने के बारे में भी बताता है, उस पर एक बटरफ्लाई थी। ये देखकर एमा वहाँ से चली जाती है। गाइस मुझे माफ करना, मैं ना मॉर्निंग के 3 बजे वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स है जो चिल्ला रहे हैं और मैं ना ही ठीक से रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। सो आई एम सॉरी अगर किसी भी डॉग की आवाज तुम लोगों को सुनाई दे। इसके बाद मिकी और आर्थर एक जगह पर जाते हैं जो आश्ली का एड्रेस था, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। वो मिकी और आर्थर को पकड़ लेता है। उन्हें लगता है वो आश्ली है और वो उससे मिलना चाहते थे, लेकिन ऑफिसर नहीं जाने देता। मिकी एक लेडी से कहता है मैं आपकी बेटी का दोस्त हूँ,
लेकिन वो लेडी कहती है मेरी कोई बेटी नहीं है। ये सुनकर मिकी खामोश हो जाता है। हम देखते हैं कि एमा के शोल्डर पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। इसका मतलब इस कहानी में कई किरदार मिकी से जुड़े हुए हैं। I mean, हमने जो गन आशली के पास देखी थी अब वो रिचल के पास है और मिस फ्रीडमैन भी उस बच्चे की फोटो देख रही थी जो सालों पहले गायब हो चुका था। और तो और वो बैट लेडी भी उस आदमी को मार देती है जिसने आशली की फोटो क्लिक की थी और उसके पास मिकी की फैमिली फोटो भी थी। ये सब जानने के लिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। हम देखते हैं कि एमा उस बटरफ्लाई के टैटू को बहुत निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन टैटू जा ही नहीं रहा था। यहाँ मिकी और आर्थर भी लॉकर में बंद थे और उन्हें इतना तो पता चल गया था कि स्ट्रेचर पर कोई और था ना कि आशली। मिकी आर्थर से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वो भी लॉकर में बंद था। वो कहता है ये मेरी लड़ाई है, अब मैं इसे अकेले लड़ूंगा। लेकिन आर्थर भी कहता है मिकी एक बात याद रखना, हम दोस्त हैं और दोस्त हमेशा साथ होते हैं। ये सुनकर मिकी को अच्छा लगता है। तभी वहाँ शीरा आती है। ऑफिसर कहता है लगता है अब मुझे तुम्हें बार बार देखने की आदत डालनी होगी। वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे और तो और ऑफिसर पहले शीरा का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद वो फिर से मिकी को रिहा कर देते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। उसकी मुलाकात हाना से होती है जो ऑफिसर की वाइफ है। उन्हें देखकर लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं लेकिन उन्हें बात करते हुए बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। खैर शीरा मिकी से कहती है तुम्हें बार बार पुलिस क्यों पकड़ रही है, जिसका जवाब मिकी नहीं देता और वो कहता है छोड़ो इन बातों को। नेक्स्ट मॉर्निंग मिकी अपने दोस्तों से कहता है कि जिस किसी ने भी डॉक्टर कैन पर हमला किया था उसने ही आशली को भी गायब किया होगा। डॉक्टर कैन वही है जिसको स्ट्रेचर पे ले जा रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि वो डॉक्टर कैन से मिलकर पूछताछ करे कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया और आशली कहाँ है। वो अपनी क्लास में आकर मिस फ्रीडमैन से आशली के बारे में पूछता है लेकिन वो कहते हैं कि उसने अपना नाम स्कूल से निकाल दिया है और उसने ऐसा क्यों किया इसका पता उन्हें भी नहीं था। और फिर टीचर उन्हें एक प्रोजेक्ट देती है जिन्हें जोड़ियों में मिलकर करना होगा, इसलिए रिचल मिकी को अपने साथ काम करने के लिए चूज करती है। ये बात बक को अच्छी नहीं लगती और वो जाकर ट्रॉय को कह देता है कि तुम्हारी जेब अब तुम्हारे हाथ से निकल रही है। इसके बाद मिकी और उसके दोस्त डॉक्टर कैन के पास आए थे लेकिन उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो उन्हें कुछ बता पाएगा। वहाँ वो लेडी भी आ जाती है। वो कहती है तुम लोग कल रात को भी मेरे घर के पास थे, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी मिकी कहता है कि हम हमारे दोस्त को ढूंढ रहे हैं और शायद जिसने हमारे दोस्त को किडनैप किया है उसी ने डॉक्टर कैन पर हमला किया होगा। एशली के बारे में सुनकर उस लेडी को भी बुरा लगता है, इसलिए वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को जिसने मारा था उसके चेहरे पर एक ऑक्टोपस का टैटू बना हुआ था। इतना काफी था उस तक पहुँचने के लिए। इसके बाद मिकी को अपने कमरे में एक हैट मिलती है जो उस लड़के ब्रायन ने पहनी थी। वो शीरा के पास आता है। वो बताती है कि तुम्हारे डैड और ब्रायन दोस्त थे लेकिन जब से ब्रायन गायब हुआ था तब से तुम्हारे डैड गुमसुम रहते थे। मिकी कहता है तो फिर डैड ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो शीरा कहती है कि कुछ बातें होती है जो इंसान बस अपने तक ही रखता है और हाँ इस बात में पॉइंट है। और फिर थोड़ी देर बाद मिकी एमा के साथ बाहर चला जाता है। वो दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। सॉरी गाइस, थोड़ी मस्ती। एमा मिकी को एक जरूरी बात बताने वाली थी कि तभी वो एक आदमी को देखता है जो उन पर नजर रख रहा था। ये वही सनग्लासेस वाला आदमी था जिसे आर्थर और एमा ने देखा था। मिकी उस आदमी का पीछा करता है और उसकी कार पर चढ़ जाता है। वो आदमी को रोक लेता है। वो आदमी कहता है मेरे बारे में किसी से मत कहना वरना तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। और वो उसे ज्यादा सवाल करता उससे पहले ही वो चला जाता है। एमा मिकी को समझाती है कि भूल जाओ कि उस बैट लेडी ने कुछ कहा था, वो पागल है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे डैड अब नहीं है। लेकिन मिकी जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और तभी एमा उसे समझाकर चली जाती है। मिकी भी नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ भुलाकर अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। एक्चुअली मिकी की मॉम उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए उन्हें एक जगह रखा गया था ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। केयरटेकर उन्हें समझा देती है कि प्लीज उनके सामने ऐसी कोई बात ना करे जिससे उन्हें तकलीफ हो। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और मिकी उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद शीरा कैटी से कहती है मैं होटल में रह लूंगी कुछ दिन, तब तक तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो। एक्चुअली किटी और शीरा के रिलेशन ठीक नहीं थे, इसलिए उन्हें अलग ही रहना था। इसके बाद मिकी और किटी साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, वो भी स्पेनिश में, जो मुझे बिल्कुल समझ
समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हम बात करेंगे मिस फ्रीडमैन के बारे में, जो अपने लॉकर से कुछ फोटोज निकालती है। वो कोई और नहीं बल्कि आशली थी। फोटो को देखकर लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है और कहीं कैद है। इस तरफ ना चाहते हुए भी मिकी और किटी के बीच में अपनी फैमिली को लेकर बात होने लगती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। मिकी कहता है अगर उस रात हम यहाँ आने के लिए नहीं निकलते तो आज डैड जिंदा होते। तो किटी उसे समझाती है कि बेटा जिंदगी ऐसे नहीं चलती, कुछ चीजें ऐसे काम करती है और हमें मूव ऑन करना पड़ता है। वो कहते हैं तुम्हारे डैड और मैंने एक डिसीजन लिया था हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए। और ये सब बात खत्म होने के बाद वो स्कूल चला जाता है और अपने और आशली के फोटोज देखने लगता है। वो एक फोटो में नोटिस करता है कि आशली किसी से डरी हुई है और वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त कहते हैं शायद वो किसी छिपकली से डरी हुई होगी, लेकिन मिकी को ऐसा नहीं लग रहा था। तभी वो देखते हैं कि उसी टाइम एक और लड़की फोटो क्लिक कर रही थी और शायद उसके फोटो में वो आदमी जरूर आया होगा जिससे आशली डर रही थी। तभी वो लोग उस लड़की को ऑनलाइन सर्च करते हैं और उसने उस फोटो को शेयर भी किया था जिसमें वो आदमी दिखाई देता है ऑक्टोफेस, और आशली उसी से डरी हुई थी। एमा कहती है मैं एक टैटू आर्टिस्ट को जानती हूँ, शायद वो ऑक्टोफेस को जानता होगा, और वो उन दोनों को वहाँ ले आती है। एमा टैटू आर्टिस्ट को उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता इसे किसने बनाया है। और इसी आर्टिस्ट ने एमा के शोल्डर पर बटरफ्लाई ड्रॉ किया था। वो अकेले में कहते हैं कि ये मीट क्यों नहीं रही है और तुमने इसी बटरफ्लाई को क्यों चूज किया। तो वो बताता है कि इस बटरफ्लाई का मतलब होता है बच्चों को बचाने वाली एंजल जो तुम हो। लेकिन उसकी बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है ज्यादा टेंशन मत लो, ये परमानेंट नहीं है और निकल जाएगा, और वो उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद मिकी अपने घर आकर किटी को ढूंढने लगता है और तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। वो घबरा जाता है और वो तुरंत शीरा की मदद लेता है। वो बताता है कि मेरी गलती थी, मुझे उनके सामने डैड के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। शीरा समझाती है कि टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी। वो लोग कार का पता लगाकर उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कार में कोई भी नहीं था और मिकी और भी परेशान हो जाता है। हम उस टैटू आर्टिस्ट को देखते हैं और हमें पता चलता है वो ऑक्टोफेस को जानता था और वो उसकी तस्वीर को जला देता है। मैंने कहा था इस मूवी में हर कोई मिकी से जुड़ा हुआ है। हम दूसरी तरफ सनग्लासेस वाले मैन को देखते हैं जो मिकी के घर आ चुका था और उसके लैपटॉप से डाटा चुरा लेता है। उसी वक्त वहाँ आर्थर आ जाता है। वो मिकी को हर तरफ ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। वो मैन भी एक जगह छुप गया था। हम देखते हैं मिकी को भी अपनी मॉम मिल चुकी थी। किटी बहुत रो रही थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अभी भी अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। मिकी कहता है मॉम शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, और वो उनके पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम बैट लेडी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में मिस फ्रीडमैन को देख रही थी। मिस फ्रीडमैन उसकी तरफ देखकर बोल रही थी तुमने उसे यहाँ दफनाया है। इसका मतलब वो भी बैट लेडी को जानती है। सेकंड पार्ट के एंड में हम देखते हैं रीचल को जो एक जगह आई हुई थी और एक लॉकर खोलती है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे और इसमें कई सारे आशली के नकली डॉक्यूमेंट्स थे। वो उसे ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ ऑक्टोफेस आ जाता है और कहता है ये तुम्हारा नहीं है। और यही होता है हमारे पार्ट का दी एंड। गाइस एक ह्यूज रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस सीरीज के बारे में आगे और भी जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।